कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं, और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं। बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ, तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो, कभी होश न आने पाए। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किस धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किस धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन को जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और मौसम हसीन। नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज जिक्र दिलीप आज़म का। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब का। उनके बारे में बात करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। मुश्किल इसलिए कि उनका करियर जो रहा है, वैसे तो 70 साल में बहुत कम उन्होंने फिल्में की, 60-65। ये बताता है कि किस तरह का उनका काम रहा, सिलेक्टिव। और आसान इसलिए कि जब कोई आदमी इतनी ऊंचाई पर होता है तो आप उसकी ज़िंदगी के किसी भी पहलू पर बात करें तो वो बात फिर आसान हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। उनकी फ़िल्मों के बारे में बात नहीं करूँगा, हम सब जानते हैं। उनकी एक्टिंग के बारे में बात की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो बहुत लंबी भी हो जाएगी और वो कई बार हो चुकी है। दिलीप साहब का जिक्र आज एक अलग तरीके से करते हैं, कोशिश करते हैं। बात आज उनकी इंसानियत की। कुछ बातें हैं, 3 किस्से जो मुझे याद हैं उनकी इंसानियत के, जो बताते हैं कि वो क्यों एक अजीम शख्सियत हैं। वो महज खाली एक एक्टर नहीं है, एक मुकम्मल शख्सियत है। ऐसे लोग हज़ारों सालों में दुनिया में आते हैं, जिनको खुदा चुनता है। बात 1949 के आसपास की है, जब अंदाज़ फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी और दिलीप साहब यकीनन बहुत बड़े एक्टर हो चुके थे, कामयाब एक्टर। तो चंदूलाल शाह साहब ने उनको बुलाया और कहा कि हम एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं आपके साथ। और फिल्म का नाम फुटपाथ, जिसमें बड़ा मशहूर नगमा है, शाम गम की कसम। तो दिलीप साहब चंदूलाल शाह जी की बहुत इज़्ज़त करते थे। वो उनसे उम्र में भी बड़े थे और वो इज़्ज़त करते थे दिलीप साहब। तो उन्होंने कहा आप ये फ़िल्म कीजिए। अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का वक्त आया तो दिलीप साहब उस ज़माने में 30,000 रुपये लेते थे एक फ़िल्म के। बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि वो, मैंने आपको बताया, बहुत बड़े एक्टर हो चुके थे। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया तो दिलीप साहब ने देखा कि उसमें 30,000 की जगह 20,000 रुपये जो है वो रकम लिखी है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। उन्होंने साइन कर दिया चुपचाप। अब वक्त बीता, इस बीच रमज़ान आ गए, फिर ईद का मौका आया। तो चंदूलाल जी ने दिलीप साहब को अपनी यहाँ दावत पे बुलाया, डिनर पे। और डिनर हुआ, दिलीप साहब गए, डिनर हुआ। उसके बाद फिर चंदूलाल जी ने कहा कि एक एनवेलप उनको दिया और कहा कि ये आपकी ईदी हमारी तरफ से। दिलीप साहब ने ले ली, क्योंकि वो बड़े थे। अब वो वापस घर की तरफ चले कार में, तो देखा उन्होंने, खोल के देखूं, दिलीप साहब ने देखा एनवेलप को खोल के, तो उसमें एक चेक था और वो चेक 10,000 रुपये का था। दिलीप साहब ने कहा ईदी होती तो 100 रुपये 200 रुपये बहुत थी, 10,000 रुपये का चेक ईदी। उन्होंने ड्राइवर से कहा भाई गाड़ी वापस मोड़ी। गाड़ी वापस मोड़ी गई। चंदूलाल जी से मिले दिलीप साहब, कहा कि साहब ये क्या है, ये तो नाइंसाफ़ी है, 10,000 रुपये
का चेक आपने दे दिया, ईदी तो 100-200 रुपये बहुत होती है। चंदूलाल जी ने कहा कि भाई नाइंसाफ़ी तो आपने हमारे साथ की। दिलीप साहब ने कहा अरे मैंने क्या किया? कहने लगा आपने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसमें 20,000 रुपये लिखे थे, आप तो 30,000 लेते हैं, आपने हमसे नहीं कहा कि मैं 20 नहीं 30 लूँगा, तो वो नाइंसाफ़ी नहीं थी। और हमने तो आज इंसाफ किया है। जो आप मैं कोई आपको अपनी तरफ से पैसे नहीं दे रहा, ये तो आपको मेहनताना है, आपका हक है, और ये ईदी है। दिलीप साहब चुप। तो ये दिलीप साहब की शराफत कि उन्होंने पैसे का मुतालबा नहीं किया, और चंदूलाल जी भी एक अजीम इंसान थे, उन्होंने भी इंसाफ पूरा किया। तो इस तरह से फिर ये ईदी दिलीप साहब को 10,000 रुपये का चेक मिला। ये बताता है कि वो कितने ईमानदार थे और पैसे के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया। यही वजह है कि वो दिलीप आज़म हैं। कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है, और जुदाई सितम, शामे गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। बाबू, हम तो सुनते आए हैं कि बड़े लोग बस्ती बसाते हैं, आप इसे उजाड़ना चाहते हो क्या? देखो भाई, मैं लोगों से ज्यादा बहस नहीं किया करता। पहले से कारखाने में काम ज्यादा होता है, आमदनी ज्यादा होती, मैंने मशीन इसीलिए लगवाई है। वो ठीक है, पर आप लोगों की जेब भी भरती रहे और गरीब लोगों का पेट भी भरता रहे, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते आप? हाँ? सिगार पीते हो क्या? हम गरीब लोग इस लायक कहाँ हैं बाबू? आप अमीर लोग तो सब कुछ पी लेते, दाव चलता है तो खून भी पी लेते हो। शंकर, तुम झगड़ा करने आए हो? अमीर और गरीब आदमी का काहे का झगड़ा बाबू? झगड़ा तो हाथ और मशीन का है बस। अब एक किस्सा और दिलीप साहब की इंसानियत का, इसको फिल्म मुग़ल आज़म से ले रहा हूँ। वैसे तो कई किस्से हैं। अब ये जो फिल्म बनी तो ये तो 10 साल में बनी, और के आसिफ इसको जुनून से बना रहे थे। पैसा नहीं था उनके पास, प्रोड्यूसर पैसा दे दे के परेशान। जो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, शाहपुर जी, वो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि आसिफ पैसे मांगते रहते कि इसके लिए दे दो, शीश महल के लिए दे दो, बड़े गुलाम अली खान साहब से गाना गाना है, वो बड़े परेशान। जब उन्होंने 7-8 लाख रुपए और मांगे, फिल्म में जो शूट होना था जंग का सीन अकबर और सलीम के बीच, 7-8 लाख रुपए उन्होंने और मांगे, तो प्रोड्यूसर ने हाथ खड़े कर दिए, भैया आप जाओ, अब मैं ये फिल्म जो है किसी और से, जहाँ तक मुझे याद है तो सोहराब मोदी साहब से पूरी करवा लूँगा। आसिफ बेचारे आ गए मुँह लटका के। अब ये बात दिलीप साहब को पता चली। दिलीप साहब और आसिफ की दोस्ती थी, और वो जानते थे कि ये आसिफ का ख्वाब है ये फिल्म, खाली ये फिल्म नहीं है मुग़ल आज़म। वो दौड़े दौड़े गए प्रोड्यूसर के पास, शाहपुर जी के पास, और कहा कि साहब मैंने सुना है कि आप आसिफ को इस फिल्म से निकाल रहे हैं।
कह रहे हाँ आपने ठीक सुना, मैं परेशान हो गया, इतने पैसे खर्च कर दिए, वो फिल्म अब तक बनी नहीं है, अनारकली फिल्म बन चुकी, रिलीज़ हो चुकी, कामयाब हो गई, और यही हमारा सब्जेक्ट है, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, तो मैं निकाल रहा हूँ। दिलीप साहब ने उन्हें समझाया कि देखिए ऐसा है साहब, ये आसिफ का ख्वाब है ये फिल्म, उसको इस फिल्म से इश्क है, अगर आपने उसको इस फिल्म से निकाल दिया तो वो मर जाएगा। और फिल्म बची कितनी है, थोड़ी बहुत फिल्म बची है, जंग का सीन बचा है, फिल्म तकरीबन कंप्लीट है। तो प्रोड्यूसर ने आनाकानी की। फिर दिलीप साहब ने कहा आप एक काम कीजिए, आपको जो मुझे फीस देना है वो आप मुझे मत दीजिए, तो इस तरह आधे पैसे हो जाएंगे, तकरीबन 4 लाख रुपए, आधे आप अपने पास से दे दीजिए, लेकिन ये ख्वाब आसिफ का उससे मत छीनिए। प्रोड्यूसर की बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कर लेते हैं। तो फिर वो दिलीप साहब की जो फीस थी वो आसिफ को दे दी गई, और इस तरह से फिर वो जंग का सीन शूट हुआ अकबर और सलीम के बीच। तो ये भी इंसानियत दिलीप साहब की, कोई 1 रुपया किसी को नहीं देता, उन्होंने तो 3-4 लाख रुपए दे दिए। और ऐसा नहीं कि उन्हें कोई मशहूर होना था दिलीप साहब को, वो तो पहले ही बहुत बड़ा एक्टर थे, मुगल आजम के पहले ही उनकी नया दौर आ चुकी थी, मधुमती आ चुकी थी, देवदास आ चुकी थी। तो ये दिलीप आजम का एक और इंसानियत का किस्सा। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीम शान शहनशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की हद मुकर्रर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कमीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा? सलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए, और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहनशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहनशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। मगर तुझे बदलना होगा सलीम, तुझे बदलना होगा। मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। मेरी कहानी तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी बर्बाद रहे। मेरी कहानी मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर मेरा दर्द कोई ना जान सका, ना जान सका। एक तेरा सहारा था दिल को, एक तेरा सहारा था, तू भी न मुझे पहचान सका, तू भी न मुझे
पहचान सका। बचपन के वो गीत पुराने आज तुझे ना याद रहे मेरी कहानी। मैं अपना फसाना कह न सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही। लो आज किनारे पर, लो आज किनारे पर आके अरमानों की कश्ती डूब गई, अरमानों की कश्ती डूब गई। किस्मत को मंजूर यही था, लब पे मेरे फरियाद रहे मेरी कहानी। मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबाद रहे। दोस्तों, बातें तो बहुत सी हैं और मैं आज इंसानियत की बातें कर रहा हूँ दिलीप साहब की। उनकी फिल्मों पे भी कर सकता हूँ। सायरा जी के बारे में, उनका जो रिश्ता रहा, 22 साल उनसे छोटी, खुदा की कुदरत देखिए। क्योंकि खुदा को दिलीप साहब को एक तवील उम्र देनी थी, इसलिए सायरा जी उनसे 22 साल छोटी हैं। अगर कोई उनके बराबर होती, उनकी वाइफ, या हम उम्र होती या छोटी होती 2-3 साल, तो या तो वो खुद बीमार होती या दुनिया में नहीं रहती। लेकिन खुदा की कुदरत देखिए आप, सायरा जी 22 साल छोटी और उन्होंने क्या उनकी खिदमत की। तो ये डिफरेंस ने ये बता दिया कि उनको तवील उम्र देनी थी, इसलिए वो इतनी छोटी हैं जो उनका ख्याल रख रही हैं। खैर, दिलीप साहब का जो आखिरी जो मैं एक इंसानियत का किस्सा आज इस प्रोग्राम में बयान कर रहा हूँ, वो मेरे आंखों देखा हाल है भोपाल का। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने दिलीप साहब को आंखों से देखा, सुना। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उस सदी में पैदा हुआ। तो वो बात यह है कि मैं स्कूल में था, वो भोपाल आए हुए थे, और वही कि दिलीप साहब को किस तरह से देखें तो पता चला कि भोपाल में जो एक मशहूर होटल है नूरू सबा पैलेस, वहाँ रुके हुए हैं। तो हम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच गए, कुछ बुजुर्गों को लेके। बच्चे ही थे, कोई जाने तो देता नहीं। अब वहाँ देखा तो वो ज़्यादातर वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। देखा, उनको देखते दंग रह गए। आज भी वो सूरत मेरी आँखों में मौजूद है। और वो लोग फ़ोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे, बड़े बड़े रईस लोग। आम आदमी तो बेचारा खिंचवा नहीं सकता। तो हमने उनको देखा, और मैंने क्या देखा, जो अपने आंखों देखा एक हाल है। एक वहाँ पे महिला पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पे थी और वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। दिलीप साहब देखिए किस तरह से दिल को पढ़ते हैं, लोगों के आंखों को समझ जाते हैं कि उनकी आंखें क्या कह रही हैं। दिलीप साहब ने ये समझ लिया कि ये फ़ोटोग्राफ खिंचवाना चाहती हैं, लेकिन वो मजबूरी, एक तो ड्यूटी पे थी, फिर इतने बड़े बड़े लोगों में कौन मौका देता है। दिलीप साहब ने उन्हें बुलाया इशारे से, इधर आइए। वो आएंगे जी। उन्होंने, दिलीप साहब ने उनके सर पे हाथ रखा, उन्हें दुआएं दी और फोटोग्राफर से अपने अंदाज में कहा, सुनो भाई सुनो, ये इनके साथ हमारा फ़ोटोग्राफ ले लो। अब वो फोटोग्राफ हुआ और वो महिला कांस्टेबल बहुत खुश, क्योंकि वो तो ये चाहती थी। दिलीप साहब ने उनके दिल की बात को समझ लिया था और वो फोटोग्राफ हुआ और फिर उन्होंने उनको दुआएं दी दिलीप साहब ने। और इस तरह से वो मैंने अपनी आंखों से देखा दिलीप साहब की इंसानियत, कि वो सबका ख्याल रखते हैं। उन्होंने समझ लिया। और कितने ऐसे उन्होंने काम किए होंगे, फ़ोटोग्राफ्स इस तरह से खिंचवाए होंगे उन लोगों के साथ जो बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये मैंने अपनी आंखों से इंसानियत देखी। 2 किस्से तो मैंने सुनाए और पढ़े थे, वो बताए, लेकिन ये इसका गवाह मैं खुद हूँ। तो ये इंसानियत, दिलीप साहब के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ना उनकी एक्टिंग के बारे में, ना, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझ जैसे कई फराज मिलकर भी कुछ नहीं कह सकते। मैं तो फिर यही कहूँगा, मैं खुशनसीब हूँ कि उस दौर में पैदा हुआ, कि उनकी फिल्में देखने का मौका मिला, उनको देखा, उन्हें सुना, ये बहुत है। और उनको सलाम है, बार बार सलाम है दिलीप आज़म को। बस मैं यही कहूँगा। और ऐसे लोग खुदा खुद चुनता है और हज़ारों सालों में आते हैं। वो महज एक एक्टर नहीं, एक मुकम्मल शख्सियत हैं, मुकम्मल शख्सियत हैं, मुकम्मल शख्सियत हैं। आज बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें। दिलीप साहब को एक बार फिर से सलाम। खुदा हाफिज़।
जिंदगी आज भी है, बेखुदी आज भी है, प्यार कहते हैं जिसे वो खुशी आज भी है। मैंने दिन रात मोहब्बत का तेरी जाम पिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन डम्बा वीर डम्बा बूर बम्बाशी। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी। आई एम वेरी सॉरी अंजना जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या सॉरी? आपने तो मेरे सारे कपड़े भिगो दिए। माफ कीजिएगा, भूल हो गई अंजना जी, मैंने देखा ही नहीं ना कि आप आ रही हैं वहाँ से। ये लीजिए रुमाल, लीजिए पहुँच लीजिए। थैंक यू। इधर भी है। ठीक है ठीक है, मगर मैं ये पूछ सकती हूँ, सुबह सुबह ये सर्दी में आप ये सब यहाँ क्या कर रहे थे? मैं? हाँ। अरे मैं, वो तो अच्छा हुआ कि मैं घूमते घूमते यहाँ निकला। देखिए ठहरिए, मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये आपके नाशपाती के पेड़ है ना, इनको ये वूली एफिस कीड़े खा रहे हैं। वूली एफिस? हाँ, ये देखिए ना, सफेद सफेद ये रेंग रहे हैं। ये देखिए। अब देखिए, अगर मैं इनको ये दवाई मिला के पानी में फौरन स्प्रे न करता तो आपके बाग का तो ये कबाड़ा कर देते। वाह 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 वाह, आपको तो खेती बाड़ी का भी काम आता है। खेती बाड़ी का भी काम आता नहीं, खेती बाड़ी का ही काम आता है। खेती बाड़ी के नाम पे तो मुझे एक बात याद आ गई। क्या बात? अंजना जी, शुरू में तुम्हें समझा था कि ये एक मजाक है, लेकिन अब जरा मामला सीरियस हो गया। आप क्या कहना चाहते हैं? अंजना जी, फर्ज कर लीजिए आपको ये पता चले कि मैं एक मुफलिस हूँ और मेरे पास वो धन दौलत और मिले फैक्ट्री कुछ भी नहीं है तो। नहीं है तो ना हो, व्हाट डज इट मैटर? अगर आपको ये पता चले कि आप जो समझती हैं कि मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ तो। हाँ, हमें सब पता है। हम जो समझते थे कि आप हैं वो आप नहीं हैं। एंड थैंक गॉड फॉर इट। कहाँ वो दूध की प्याली हाथ में लिए कर रहे थे, और कहाँ उस दिन वो धूम 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 कर रहे थे। सुनिए, मेरा ख्याल है कि एक स्टोरी के अंदर ना वो कोई दूसरी स्टोरी मिक्स हो रही है। अगर एक स्टोरी में दूसरी स्टोरी मिक्स हो रही है तो चलेगा। हम ऐसे ही ठीक है। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, उजाला चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला। नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला, आने वाला नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला। ओ मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा। संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। ओ आई है बहारें बिनते जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए हम। राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। अब एक बात मेरी भी सुन लो। विश्व प्रताप सिंह है मेरा नाम। सिंह शेर को कहते हैं, और विश्व प्रताप सिंह एक शेर की तरह जिया है और एक शेर की तरह ही मरेगा वो। और शेर को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद ले सकता है। तुम जैसे बेवकूफ लोगों को तो मैं भुला सकता हूं खेरो, लेकिन अपनी जेल के उन 380 कैदियों को नहीं भुला सकता
जो मुझे अपनी औलाद की तरह ही अजीज थे और जिनको जेल की चार दीवारी में बीएसओ की गोलियों ने छिलनी करके रख दिया। मैं उनके लिए लड़ूंगा। विश्व प्रताप सिंह दुश्मन की सरहद पर अकेला जाएगा, अकेला। नहीं चाहिए उसे वो दिल फेंक आशिक जो माशूक का हाथ थामते ही अपने हथियार फेंक देते।